तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की तरह से ट्रीट करके इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर ली थी हमने। सो जो शेल भी तो पढ़ी थी हमने, शेल मतलब हॉलो स्फीयर। तो हॉलो स्फीयर के लिए अगर हम बात करें या जिन्हें हम शेल बोलते थे, अगर इस तरह से है और इसकी वजह से आउटसाइड पॉइंट पर अगर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, मतलब आउटसाइड पॉइंट हो गया अपना, इसके लिए ग्रेविटेशनल फील्ड ईजी लिख देता हूं तो कोई कंफ्यूजन ना हो, वो कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए। तो फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए तो सोचना ही नहीं है, पूरे मास को कहां रखा मान लो, सेंटर पे, तो लिखेंगे जी एम बाय आर स्क्वायर। पर याद करो इनसाइड पॉइंट के लिए ई जी का वैल्यू क्या हो जाता था, 0। और इसका एक हमने ग्राफ भी बनाया था। तो जब ग्राफ बनाते थे ई और आर का, तो स्टार्टिंग में तो 0 है, कुछ है नहीं, उसके बाद कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह से। तो ये ग्राफ था अपना, क्लियर है चीज। तो स्क्रीनशॉट करके से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको दो स्पेरिकल शेल दे दी, तीन भी दे सकते हैं, है ना। दो स्पेरिकल शेल दे दी, एक ये, और बोल दिया गया कि शेल हैं। शेल आते ही समझ जाओगे कि स्पेरिकल, हॉलो स्पेरिकल शेल है ना, हॉलो स्फीयर की बात हो रही है। और दूसरी शेल ये दे दी, ठीक। इसका इस वाली जो पहली वाली शेल है ना, इसका मास कुछ ले दिया m1 और इसका मास ले दिया m2। रेडियस भी उसी तरह से डिफाइन कर देते हैं, इसका रेडियस मान लो r1 है और इसका रेडियस r2 है। मैंने एक मास पार्टिकल यहां रखा जिसका मास ले लेते हैं कुछ m3, इस तरह से, और मैं आपसे बोलूं फाइंड आउट द फोर्स बाय दिस सिस्टम एट दिस m3 मास पार्टिकल, फाइंड आउट द फोर्स ड्यू टू दिस सिस्टम एट m3 मास पार्टिकल। तो एक बात हमें पता है कि मैं आपसे बोलूं कि एक कहीं जगह पर जब भी आपको क्वेश्चन है ना, आप थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैट से अटैच किया करो, उसे कनेक्ट करोगे तो जल्दी समझ आएगा। मैं आपसे बोलूं एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल को बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जगह रख दूं तो इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू होगा Q इंटू ई। इसी तरह से इस मास पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इस पर जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज इक्वल टू m3 इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, बिल्कुल वही है। अब बात याद कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, तो देखो बाहर वाली शेल की वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इस पॉइंट पर, क्योंकि इनसाइड पॉइंट है। और इस वाली शेल की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है। वो कितनी लिखोगे आप, तो आप लिखोगे m3 इंटू जी m1 बाय, ये कोई डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल r, है ना, इससे इसकी सेपरेशन जो है वो स्मॉल r के बारे में। तो क्या लिखेंगे जी m1 अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर, बस ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन व्हाट एवर डायरेक्शन, अट्रैक्शन है तो इस तरफ हो, सिंपल, क्लियर है। तो इसको नोट कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए बोल रहा था ग्रेविटेशन चैप्टर होते ही इलेक्ट्रोस्टैट होते ही ग्रेविटेशन चैप्टर 95% अपने आप खत्म हो जाए। छोटी छोटी नई नई चीजें आएंगी, जैसे एस्केप वेलोसिटी आई थी, वो वहां नहीं था तो वह ऐड करते चले आएंगे। बाकी सब तो आपके साथ रिपीट पढ़ रहे हैं। और अभी बहुत सारे जो कुछ फॉर्मूले हमारे काम किया ना, उनका मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसी वीडियो के लास्ट में, आपको लास्ट तक देखना तो आपको कई सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे। उन फॉर्मूले को आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। और उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दूं तो आपको क्या एक कनेक्शन बन जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैट में ये फॉर्मूला था, ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला है, ठीक है। सब कुछ बता दूंगा मैं सब। जैसे कि एक और हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने काम की बात पे आते हैं। रिंग थी वहां पर, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था तो एक सर्कुलर रिंग पढ़ी थी। सर्कुलर रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर
अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या देते थे? के क्यू एक्स अपॉन, याद करो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर। इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें अगर हम, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ रिंग विल बी, सेंटर पे क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। एक्सिस पे क्या होती थी? के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो सोचो ग्रेविटेशन में क्या होगा? जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वापस से बोल रहा हूँ, माइनस साइन इसमें भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर जब रिंग होती थी और इलेक्ट्रोस्टैट होता था तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती थी यहाँ पर, बट यहाँ ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? यहाँ। वहां पर जब स्मॉल आर का वैल्यू, जब एक्स का वैल्यू प्लस माइनस r/√2 था, तब ई मैक्सिमम हुआ करता था। यहां पर भी इसके एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, when x is equal to r/√2 प्लस माइनस, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसके, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें चलेंगी इसमें, तो आप इन चीजों को नोट कर लो बिल्कुल एज इट इज। अच्छा, अगर कभी आपसे इसकी जरूरत पड़ जाती कभी, ये तो समझ आ गया कि इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम, बट कितनी मैक्सिमम होगी ये पूछ लिया जाए तो मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू, देखो एक्स की वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पर r/√2 रख दो, r/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 2gm अपॉन 3√3 r²। मेरे हिसाब से तो ये आएगा, कुछ नहीं, बस जहां जहां x था वहां वहां मैंने r/√2 रखा, तो यहां पर जब r/√2 रखेंगे तो हो जाएगा r²/2, तो नीचे हो जाएगा 3r²/2, तो 2 का रूट लेके तो वो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2 का रूट मतलब 2√2, और यहाँ पर √2, हाँ ठीक है। तो ये आप याद भी रख सकते हो, कुछ नहीं किया मैंने, ये वैल्यू रख के यहाँ रख दी एक्स यहाँ पर, उसे सिंप्लीफाई कर दी तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। अब हेडिंग नोट करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा काम का है, कई कई जगह पर थोड़ा सा जल्दी से आंसर आ जाता है। जैसे आप नीट का लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, उसमें ग्रेविटेशन जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद होता है ना, तो उससे जल्दी आंसर आ जाता है। ऐसा नहीं कि इसके बिना नहीं आएगा, वो तो सिंप्लीफाई करने पे और थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उससे आ जाता है। जैसे मैंने बोला, एक हमारा प्लेनेट रहा है, प्लेनेट का रेडियस अपने को, अपन अर्थ की बात कर रहे हैं तो इसका रेडियस हमने अभी r ले लिया। यहां एक ऑब्जेक्ट था, यहां से इसको उठा के किसी h हाइट पे लेके गए, तो ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बोलें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलोगे आप बोलोगे -g मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल m बाय RE। और मान लो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल -g me इंटू स्मॉल m अपॉन RE प्लस h। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? U फाइनल माइनस U इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली आप क्या लिखोगे? देखो डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूँ थोड़ी फील आए, तो क्या लिखेंगे? माइनस ऑफ GME इंटू m अपॉन RE प्लस h प्लस GME इंटू m बाय r। तो डेल्टा U इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले लिया GME इंटू m, कॉमन ले लिया,
1/r माइनस 1/r प्लस एच, ये आ गया। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू GME इंटू एम, और यहाँ पर जब r इंटू आर प्लस एच कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लिया हमने r इंटू आर प्लस एच, तो ऊपर क्या हो जाएगा r प्लस एच माइनस आर, तो सिर्फ हो जाएगा h। ठीक है यहाँ तक। तो डेल्टा u इज इक्वल टू आ गया GME इंटू स्मॉल m इंटू एच। अब ध्यान समझना, इस वाले स्टेप से r बाहर निकालिए, तो नीचे क्या हो गया RE स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर। ये चीज क्या है, ये चीज ही तो स्मॉल g है। तो डेल्टा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, mgh अपॉन 1 प्लस एच बाय आर ई। अब कुछ थोड़ी फील आ रही होगी अच्छे बच्चों को कि रियलिटी में ये फॉर्मूला याद करो, जब हमने काइनेमेटिक्स से लेके पूरे मैकेनिक्स में क्या पढ़ा, मैकेनिक्स में यही तो पढ़ते थे हम कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड से किसी पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता था, दैट इज mgh। बट यहाँ पर कितना है mgh 1 प्लस एच बाई आर ई। सोचो कितना ऊपर लेके जाते थे, मैंने बताया कि वहां पर बहुत कम डिस्टेंस ऊपर लेके जाते हैं। तो h का वैल्यू नीचे क्या है RE 6400, आप मान लो अर्थ सरफेस से 500 मीटर ऊपर लेके गए, तो h बाई RE का वैल्यू कितना होगा, h बाई मतलब 500 डिवाइड बाई 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। तो h बाई RE का रेशियो, इफ h बाई RE इज वेरी वेरी लेस देन टू 1, मतलब ये नियर अबाउट टू 0 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू mgh, जो हम काइनेमेटिक्स में या वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा करते थे। समझ में आया। लेकिन ग्रेविटेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी हम किसी पार्टिकल को सरफेस से किसी पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं तो वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है, वो होता है डेल्टा U इज इक्वल टू mgh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर ई। और वो आता कैसे, वो सिंपली सिर्फ इन दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, डेल्टा U निकाला और थोड़ा सा ये वैल्यू रखा और ये आ गया। तो ये इन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कर लो या इससे सॉल्व कर लो, एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बस इसमें जो आंसर आएगा वो कैपिटल G की टर्म्स में आएगा, इससे जो आंसर आएगा वो स्मॉल g की टर्म्स में आएगा। क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट करो, इस चीज को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक नोट करो, प्लैनेट एंड सैटेलाइट। अब देखो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि प्लैनेट तो समझ आता है, तो सैटेलाइट क्या चीज है, आप लोग डेली लाइफ में बहुत बार सुना भी होगा। सैटेलाइट ऐसी चीज जो उस प्लैनेट को के अराउंड मूव करती है। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि अर्थ और हमारे मून के केस में कौन प्लैनेट है, तो अगर हम बात करेंगे तो इस केस में ये हमारा प्लैनेट हो गया और ये उसकी सैटेलाइट हो गई। बट अगर यही सिनेरियो हमारा सन और अर्थ के केस में हो, तो रियलिटी में सन को हम क्या मानेंगे, प्लैनेट मानेंगे, और इसे क्या मानेंगे, सैटेलाइट। अब कई लोग कंफ्यूज हैं कि प्लैनेट तो अर्थ होता है भाई। ग्रेविटेशन चैप्टर के अकॉर्डिंग और हमारे फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम जो, जैसे मान लो एक कोई चीज है जो इस किसी दूसरे के अराउंड मूव करे, तो जो मूव करती है उसे सैटेलाइट, और जिसके अराउंड मोशन हो रहा होता है उसे प्लैनेट मानते हैं। क्लियर है मेरी बात। ओके, तो आप ये चीज नोट कर लो जिससे आगे कभी कंफ्यूजन ना रहे, और उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। हमें पढ़ना क्या था कि मान लो ये हमारा एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट का कुछ मास है mp, और रेडियस भी हम डिफाइन कर देंगे। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इसका एक सैटेलाइट है जो ऐसे मूव कर रहा है। सैटेलाइट का मास
ms मान लेते हैं। ठीक, अब हमें तो एक बात पता है कि अगर कोई भी सैटेलाइट किसी के भी अराउंड मूव करे, सर्कुलर मोशन है मतलब उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मतलब इस सैटेलाइट पर इधर की साइड एक फोर्स लगना चाहिए। कौन फोर्स देता होगा? कहने ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही दे सकता है। और ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? जी एम पी इंटू एम एस बाय आर स्क्वायर, एंड इट शुड बी इक्वल टू एम एस इंटू वी स्क्वायर बाय आर। और v क्या होगा? v वो स्पीड होगी जिससे ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, है ना। इसे सैटेलाइट स्पीड भी बोलते हैं, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? इस r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, ms से ms कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम पी बाय आर का अंडर रूट। इस स्पीड को बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। आप ध्यान से देखो, ये जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड है, ये स्पीड मास ऑफ द सैटेलाइट से इंडिपेंडेंट है, कैंसिल आउट हो गया। ये क्वेश्चन जेई ने पूछा था कि बेसिकली जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड होता है ये किस पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या आंसर सही था? मास ऑफ द सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करता। तो आप इस चीज को नोट कर लो और यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना। ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, नोट करो इसको। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें सैटेलाइट की, तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 पाई r बाई वी। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई r, अब v कितना आया था यार? v हो जाएगा अपना अंडर रूट ऑफ जी एम पी बाई स्मॉल r। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया था? 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी मास ऑफ प्लैनेट इंटू आर की पावर 3/2। यहाँ बोल सकते हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2, या t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। इस लॉ को केपलर्स लॉ भी बोलते हैं। कभी सुना होगा आपने 9th-10th में थोड़ा बहुत। कौन सा लॉ? केपलर्स लॉ। क्या बोलता है केपलर्स लॉ? कि जो भी सैटेलाइट है उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रही है उसकी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये प्रूफ करने का तरीका नहीं है सही, बट उसका जो रिजल्ट होता है, ये हम केपलर्स के तीनों लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बट लास्ट में चैप्टर के। बट उस लॉ का जो एक उनमें से तीन में से जो एक लॉ है, सेकंड लॉ, बेसिकली वो ये बताता है कि सैटेलाइट का या किसी भी जो भी सैटेलाइट ऑर्बिट स्पीड से मूव कर रही है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर जिस ऑर्बिटल रेडियस में मूव करे उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अगर हम बात करें टोटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, टोटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? क्या लिख दिया मैंने यार? ठीक, तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी, यार बार बार गलती हो रही है। टोटल एनर्जी ऑफ दी सैटेलाइट, टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट बाई आर। ये तो हम लोग समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हाफ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वी स्क्वायर। वी कहाँ है अपना? ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा जी एम पी बाय आर माइनस ऑफ जी एम पी इंटू एम एस बाय आर। तो टोटल एनर्जी आ गई माइनस ऑफ जी एम पी एम एस बाय 2r। आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा लग रहा होगा आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आपको याद नहीं है तो आप जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना बोर रेडियस वगैरह, वहाँ पर देखना तो काइनेटिक एनर्जी ऐसी रही होगी। यहाँ से रिलेशन भी समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है
और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, कौन ज़्यादा है, सॉरी टोटल एनर्जी तो ये होगी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों इक्वल है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डबल है। ये रिलेशन मॉडर्न फिजिक्स में भी आया था, है ना। तो इस चीज़ को नोट कर लो, फिर इसके आगे फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।